नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आम चुनाव यानी लोकसभा के 2024 के चुनाव में अब मात्र 13 महीने बचे हैं। करीब-करीब 400 दिन समझ लीजिए। 365 यानी 1 साल और फिर उसमें 35 दिन और लगा लीजिए। और इन 400 दिनों में जो विभाजित विपक्ष है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो विभाजित और भ्रमित विपक्ष है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी चुनौती पेश कर पाएगा। ये जो हाल की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बयानबाजियाँ हैं, जो इनकी रीति-नीतियाँ हैं, उसको लेकर के हमें और आपको एहसास हो जाता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि ये जो 7 सितंबर से लगातार भारत जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, ये मददगार साबित होगी कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, या इसका कोई फायदा इनको होने वाला नहीं है। दूसरे हम इस पर भी बातचीत करने वाले हैं कि जो विपक्ष है, इसमें एक दूसरे के साथ खड़े ना दिखने की जो प्रवृत्ति है, जिद है, ईगो है, नासमझी है, इसके चलते क्या नरेंद्र मोदी को ये विभाजित और भ्रमित विपक्ष किसी भी तरह की कोई चुनौती दे पाएगा, या विपक्षी दलों का वही हाल होने वाला है जो 2014 में हुआ और 2019 में हुआ। विपक्ष जिन स्थितियों परिस्थितियों में 2014 में खड़ा हुआ था, जिन हालातों में 2019 में हमें और आपको दिखाई दिया, आज की तारीख में अगर हम देखें, जब 2024 के आम लोकसभा चुनाव में मात्र 1 वर्ष या 13 महीने बचे हैं, तो ये उससे यानी 2014-2019 के मुकाबले भी ज़्यादा भ्रमित है, ज़्यादा विभाजित है। आप अगर देखें तो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी हों, के चंद्रशेखर राव हों, नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये मैंने वो चेहरे बताए हैं जो विपक्ष को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने नवीन पटनायक का, जगन मोहन रेड्डी का, एक दो और चेहरों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। वो आपने देखा होगा, क्योंकि लोकसभा में तो मोदी सरकार का बहुमत 2014 में भी था, 2019 में भी था, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। और तब शुरू में तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही कांग्रेस के लगाए हुए थे, चुने हुए थे, तो उतना उनको सहयोग मिल भी नहीं पाता था। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी के नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते रहे, अच्छी समझ-बूझ रही। लेकिन जहां तक उपराष्ट्रपति का सवाल था, यानी हामिद अंसारी, उन्होंने तो राज्यसभा में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं सरकार को परेशान करने की, विधायी कार्यों में अड़ंगेबाजी करने की। तो आज की तारीख में वो स्थिति तो है नहीं, वो तो ओवर हो चुकी। अब 2 बार से राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के अपने हैं, उपराष्ट्रपति भी अब अपने हैं। पहले एम वेंकैया नायडू थे
और अब जगदीप धनखड़ हैं। तो दोनों सदनों में किसी तरह की कोई दिक्कत तो है नहीं, बाधा तो है नहीं। लेकिन अभी भी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो ऐसी आपदा के समय, संकट के समय, जरूरत के समय नवीन बाबू हों या जगन मोहन रेड्डी हों और कुछ और दल भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के जो विधेयक हैं, कानून हैं, उनको पार लगाने में। इसलिए मैंने इनके नाम नहीं लिए हैं। शरद पवार, उनकी तो दबी हुई एक लिप्सा है, इच्छा है कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित हो जाए, जैसी देवगौड़ा के समय हुई, आई के गुजराल के समय हुई, और सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोकने के लिए उनके नाम को आगे बढ़ाएं और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन वो इसलिए अब दिवा स्वप्न होकर के रह गया है कि अब प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी, वो तो अभी अमर्त्य सेन ने भी उनके बारे में कह दिया कि साहब 2024 के लिए जो सबसे प्रामाणिक चेहरा कोई हो सकता है विपक्षी एकता के लिए और प्रधानमंत्री पद के लिए, और योग्य भी है, उनका कहना है, तो वो ममता बनर्जी हो सकती हैं। अब ममता बनर्जी को अपने बारे में भ्रम तो पहले से ही था, और खास तौर से जब से वो तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, तब से तो उनको और भी ज्यादा वहम हो गया है अपने बारे में, अपनी लीडरशिप के बारे में। ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंदू विरोधी हिंसा हुई है और उनके नेतृत्व में उनकी सरकार खामोश बनी रही, उसके चलते बंगाल के भीतर भी और बंगाल के बाहर भी खास तौर से जो हिंदू हैं, उनमें ममता बनर्जी के प्रति काफी नाराजगी है, आक्रोश है। तो वो पश्चिम बंगाल के बाहर कोई एक भी सीट कहीं जीत पाएंगी पूरे देश में, इसको लेकर के बड़े सवाल हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, जिनको लगता है कि वो दिल्ली तो विधानसभा का चुनाव जीत ही रहे हैं, कई बार सरकार उनकी बन गई है, पंजाब एक और प्रांत उनके पास आ गया है, और जिस तरीके से वो अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं इधर, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, गोवा हो, उत्तराखंड में भी उन्होंने भाग्य आजमाया, उत्तर प्रदेश में भी उम्मीदवार उतारे, अब कह रहे हैं कि राजस्थान भी लड़ेंगे, मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे, पता नहीं कहां कहां लड़ेंगे। लेकिन अधिकांश जगहों पर उनके पार्टी प्रत्याशियों का क्या हश्र होता है, ये उनकी समझ में अब आ जाना चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि वो तो, जैसे उनको 2014 में बड़ा भारी भ्रम हुआ था और 434 कैंडिडेट पूरे देश में उतार दिए थे, जिनमें से 416 या 18 की जमानतें जब्त हो गई थी। तो तब तो इन्होंने योगेंद्र यादव के सिर पर ठीकरा फोड़ा था, ये कहा था कि उन्होंने हमें उकसा दिया था, उन्होंने गलत सर्वे के आधार पर हमें कहा कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे भगवान, तो हम चढ़ गए। पर अब योगेंद्र यादव उनके साथ नहीं है, अब कौन सलाह दे रहा है? हर राज्य में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, सब कुछ फ्री में देने का ऐलान करते हैं। तो जनता, देश की जनता उन पर कितना भरोसा करेगी? उनके जो तौर तरीके हैं राजनीति करने के, जो दांव पेच हैं उनके, जिस तरह से वो स्टेटमेंट देते हैं, उसमें तो नहीं लगता है कि कोई उनके बहकावे में आने वाला है। जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है, तो नीतीश कुमार, पिछले दिनों उनसे पूछ लिया राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के सवाल,
तो उन्होंने और ये भी कि कमलनाथ ने कहा है कि साहब विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ही 2024 में चेहरा होंगे। तो नीतीश बाबू जैसे वो बात करते हैं, जलेबी उतारते हैं, गोल-गोल बातें करते हैं, कोई साफ बात तो कभी करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, हमें कौन-सा इनकार है, पर बैठें तो सही, बात तो करें। यानी सौदेबाजी तो करने का मौका दें हमें, ताकि हम फिर बताएं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ममता बनर्जी तो काफी समय पहले ही कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, यूपीए के बारे में बयान दे ही चुकी हैं मुंबई में, और तब से 10 जनपद के और ममता बनर्जी के बीच में काफी तीखे मतभेद हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा राहुल गांधी की जो ये यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से श्रीनगर कश्मीर तक के लिए, इसमें ले दे करके 4 दल के नेता दिखाई दिए हैं अब तक। डीएमके जो तमिलनाडु में सरकार में है और कांग्रेस उसका हिस्सा है। दूसरे उद्धव ठाकरे की उद्धव गुट की शिवसेना, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल वगैरह। यानी डीएमके के सर्वे सर्वा जरूर दिखाई दिए राहुल गांधी के साथ, लेकिन शरद पवार ने उनको अपने से छोटा नेता माना, इसलिए वो उनकी यात्रा में कहीं भी सांकेतिक तौर पर ही सही शामिल नहीं हुए। उनकी अगवानी करने की बात थी कि जब वो महाराष्ट्र में एंटर करें कर्नाटक से, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार जाकर के उनकी अगवानी करें, कुछ समय उनके साथ चले। दोनों ने आखिरी समय पर जाना स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया, अपनी सेकंड टीम को भेज दिया। यानी ये संकेत देने की कोशिश की कि राहुल गांधी का स्तर यही है, वो जो हमारी दूसरी पीढ़ी है आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले, वो जाएंगे। और उन्होंने भी कोई अगवानी नहीं की, कुछ समय उनके साथ चले, बस एक फोटो अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी को दी और उसके बाद वो वापस चले गए। एक दिखाई दिए फारूक अब्दुल्ला, दोनों भाई बहनों को कंधे पर हाथ रख करके समर्थन देने के लिए आए। इसके अलावा और कोई विपक्षी दल का नेता उनकी इस यात्रा से ना जुड़ा, ना इसके लिए समर्थन दिया। जब ये यूपी में प्रवेश करने वाले थे दिल्ली से, तो मीडिया में चलाया गया कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, मायावती को आमंत्रित किया गया है, अखिलेश यादव आ सकते हैं यात्रा में शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव ने बड़ा तीखा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर मानता नहीं, और हमें अभी तक कोई निमंत्रण पत्र मिला भी नहीं है। तो एक निमंत्रण पत्र औपचारिकतावश भेजा गया, अखिलेश यादव को भी, मायावती को भी, जयंत चौधरी को भी, लेकिन तीनों ने ही अंगूठा दिखा दिया, मतलब शुभकामनाएं दे दी बस कि आपकी यात्रा सफल हो। जयंत चौधरी ने शानापन दिखाया। कांधला में इनके जो शामली के लोकदल के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कुछ लोग जाकर के राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए बस, लेकिन उसमें भी कांड हो गया। राहुल गांधी बिना उनकी तरफ देखे, बिना उनसे मिले, सीधे चलते चले गए। तो उसके बाद से सुनते हैं कि जयंत चौधरी पहले ही कौन सा खुश थे कांग्रेस से, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पल्ले में है भी क्या कि उससे जयंत चौधरी को, अखिलेश यादव को या मायावती को कोई फायदा होने वाला है।
नहीं गया कोई भी। हरियाणा में तो चौटाला की पार्टी है, वो क्यों जाएगी? अब पंजाब में भी यही हाल है, पंजाब में कोई विपक्षी दल का नेता क्यों जाएगा? और जम्मू कश्मीर में जहाँ के गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे और जो कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़ कर के अलग पार्टी बना चुके हैं, उनके बारे में भी तमाम तरह की अफ़वाहें थी, लेकिन वो भी नहीं पहुँच रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। आज यानी 18 जनवरी को तेलंगाना में एक रैली हो रही है और उसके बारे में ये दावा किया गया है कि इस रैली में 2 लाख लोगों को जुटाया जा रहा है, के चंद्रशेखर राव के द्वारा, जो तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम उन्होंने बदल करके अब भारत राष्ट्र समिति बना दिया है, कर दिया है। ये संकेत देने के लिए कि अब हम अखिल भारतीय स्तर के हो गए हैं। तेलंगाना के बाहर उनका भी कुछ नहीं है, जैसे ममता बनर्जी का कुछ नहीं है या अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं है। दिल्ली और पंजाब के बाहर दिल्ली की 7 सीट, पंजाब की 13 सीट, 20 सीटों तक मामला है। और जब लोकसभा का सवाल आता है तो 2014, 2019 दोनों में आप देख चुके हैं। दिल्ली में सातों की सातों सीटें दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। यानी विधानसभा चुनाव में जरूर जनता इनके साथ हो सकती है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है, तो दिल्ली की जनता फिर नरेंद्र मोदी को ही वोट देती है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती है। पंजाब में मैं श्योर नहीं हूं कि पंजाब में इस तरह का माइंडसेट वहां के लोगों का अभी बन पाया है नरेंद्र मोदी को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि 13 महीने का जो ये आंदोलन चलाया गया था 3 कृषि कानूनों को लेकर के, और जिस जिस तरह के भाषण दिए गए और गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसके चलते वहां भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर के एक वर्ग विशेष में नाराजगी का भाव है, जिसको दूर होने में अभी समय लगेगा। तो वहां हो सकता है 13 में से आधी से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी के पास चली जाए, उनके झोले में चली जाए, कुछ अकालीज को चली जाए, 1-2 कांग्रेस को मिल जाए, 1-2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का जब गठबंधन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां सीटें मिलती रही हैं। चर्चा तो ये भी है कि अकाली दल वापसी कर सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपके सुनील जाखड़, कई नेता अब चूंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत गंभीरता से इस खबर को लिया नहीं जा रहा है। तो तेलंगाना में जो रैली हो रही है, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, ये 4 चेहरे उसमें जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अखिलेश यादव का तो फोटो भी आ गया है, जो हैदराबाद पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस खम्मम में हो रही रैली में, यानी के चंद्रशेखर राव की रैली में, इन 4 चेहरों के अलावा विपक्ष का और कोई चेहरा क्यों नहीं है? क्यों नहीं जा रहे हैं लोग? ना ममता जा रही है, ना शरद पवार, ना उद्धव ठाकरे, ना उनकी पार्टी का कोई नेता, क्यों नहीं जा रहे हैं? इसी तरीके से ममता बनर्जी जब कोई मुहिम शुरू करती हैं, तो वो कुछ चेहरों तक सीमित होकर के रह जाती हैं। नीतीश बाबू बस कुछ नेताओं के साथ चाय वगैरह पी करके अखबारों की सुर्खियां बटोर करके वापस पटना चले गए थे। तो विपक्ष के नेता, महत्वाकांक्षी नेता, जिनके पल्ले में कुछ खास नहीं है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी इस बार विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए
पसीने बहाने पड़ रहे हैं और ये रैली जो है, ये इसीलिए आयोजित हो रही है। हालाँकि दिसंबर में जाकर के चुनाव हैं, लेकिन अभी से वो कितना चिंतित हैं और एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का हश्र देख लीजिए क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। 55 में से 40 एमएलए टूट गए। एकनाथ शिंदे अब उनके जो सहयोगी हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री हैं। उनके एमपी भी टूट गए। 18 में से 13 चले गए। ममता बनर्जी अपने स्टेट को इंटैक्ट किए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनको कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे विपक्ष के, या जनता का तो खैर छोड़ ही दीजिए, जनता तो क्या एक्सेप्ट करेगी उनको, लेकिन बाकी के विपक्ष के नेता क्यों उनको एक्सेप्ट करेंगे? उधर भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई है, न केवल 2023 में जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी वो कर रहे हैं, बल्कि 2024 को लेकर के भी एक पूरा ब्लूप्रिंट नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सामने पेश कर दिया है। और नरेंद्र मोदी का अगर आप भाषण देखेंगे, तो उसमें एक परिपक्व दृष्टि दिखाई देती है। जिस तरीके से उन्होंने पसमानदा का ज़िक्र किया है और ये कहा है कि उन तक भी आप सरकार की जो नीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं, उनको लेकर के जाइए। और अब बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, इन 400 दिनों में पूरी तरीके से लोगों के बीच रहना है, बीच जाना है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी पूरी मशीनरी को एक तरीके से झोंक रही है 2023 और 2024 के लिए। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ने में ही लगे हुए हैं, लेकिन वो ये भांपना चाहते हैं और मापना चाहते हैं कि कितने विरोधी दलों के नेता उनके साथ खड़े हो सकते हैं जब आगे ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़े। इसलिए 21-22 नेताओं को, दलों के नेताओं को चिट्ठियाँ भेजी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। 30 जनवरी को वो श्रीनगर पहुँचेंगे, वहाँ सभा करेंगे। ग्रैंड फिनाले बताया जा रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा का। उसमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कि विपक्ष के कितने नेता कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं जब चुनाव परिणाम वगैरह आ जाएँगे। कोई उनके साथ गठबंधन के लिए लालायित है, ऐसा तो दिखाई दे नहीं रहा है। और जो यूपीए के गठबंधन दल रहे हैं 2004 से 2014 तक, उनके साथ कभी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने बैठ करके कोई परामर्श किया हो, बैठक की हो, ऐसा भी सुनाई नहीं पड़ता है। तो इस समय जो विपक्ष की हालत है, वो देख करके लगता है कि इतना विभाजित और इतना भ्रमित विपक्ष शायद कभी नहीं रहा। और ईगो सबकी 7वें आसमान पर है। तो ये जो भ्रमित और विभाजित विपक्ष है, ये तो नरेंद्र मोदी की 2024 की राह और आसान कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।